नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम असम के नेता बदरुद्दीन अजमल की बुर्के वाली सोच डिकोड करेंगे, जिनके अनुसार मुस्लिम डॉक्टर महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए और आईएएस आईपीएस बनने वाली मुस्लिम महिला अफसरों को बुर्के में होना चाहिए, नजरें झुकी हुई होनी चाहिए। उनके मजहबी विचार से समाज में नया द्वंद्व छिड़ गया है। फिर आपको बंगाल लेकर चलेंगे, जहां आज संदेश खली इलाके में ईडी का खौफ अपने उच्चतम स्तर पर था। यह टीएमसी के नेता शेख शाहजहां का वही इलाका है जहां 5 जनवरी को ईडी पर हमला हुआ था, लेकिन आज ईडी का हथियारबंद लाव लश्कर देखकर लोगों के होश उड़े हुए थे। इसके बाद इंडिया के टुकड़े टुकड़े गठबंधन पर सत्ता की पॉलिटिकल कुंजी खोलेंगे। आज बंगाल में ममता ने और पंजाब में भगवंत मान ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपने राज्य में कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। गठबंधन वाली इस गांठ पर कैसे बीजेपी को मजे लेने का मौका मिल गया, ये भी आपको दिखाएंगे। वैसे इंडिया गठबंधन और आरजेडी के लिए बिहार से भी संकेत अच्छे नहीं हैं। नीतीश के सुर कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। आज उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की बात करते हुए कह दिया कि लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सवाल ये कि नीतीश का निशाना कहां पर था। अब देश की कुछ बड़ी खबरें भी देख लेते हैं। आज पीएम मोदी ने राम मंदिर पर अपने मंत्रियों से फीडबैक लिया और पूछा कि इससे जनता के बीच क्या संदेश है। अयोध्या में भक्त सैलाब वाले हालात पर पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों को सलाह भी दी, फरवरी में अयोध्या जाने से परहेज करें। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपी जाएगी। इसे लेकर आज वाराणसी जिला जज ने बड़ा फैसला सुनाया है। 1991 से जुड़े ज्ञानवापी के एक मामले में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमा की है। और डीजीसीए ने सेफ्टी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एयर इंडिया ने बोइंग B777 एयरक्राफ्ट की कुछ फ्लाइट्स में ऑक्सीजन से जुड़े जरूरी नियमों और सुरक्षा मैनुअल का पालन नहीं किया। वैसे एयर इंडिया ने डीजीसीए के जारी आदेश पर असहमति जताई है। तो सत्ता में सबसे पहले आज बात करेंगे देश के एक ऐसे माननीय सांसद की जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता ने हर किसी को चौंका दिया है। उनके एक विवादित बयान ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किसी व्यवसाय का, किसी अधिकारी का, किसी डॉक्टर के धार्मिक पहनावे या धार्मिक पहचान से क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन असम के राजनीतिक दल AIUDF के मुखिया और सांसद बदरुद्दीन अजमल के लिए किसी मुस्लिम डॉक्टर, आईएएस आईपीएस के लिए धार्मिक पहनावा बहुत मायने रखता है। कैसे, ये आप इनके बयान से समझ सकते हैं। असम के करीमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आईएएस आईपीएस डॉक्टर पेशा की मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो कैसे पता चलेगा कि वो मुस्लिम है। ये सांसद महोदय के बयान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आगे एक एक शब्द को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले इनकी चिंताओं को समझिए। आप समझिए कि इन्हें कैसे डॉक्टर चाहिए, कैसे आईएएस आईपीएस चाहिए। जब भी डॉक्टर, आईएएस आईपीएस का ख्याल आपके मन में आता होगा तो यकीनन आप ये देखते होंगे कि इस डॉक्टर का ज्ञान क्या है, डिग्री क्या है, अनुभव क्या है, योग्यता क्या है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल का मानना है कि मुस्लिम डॉक्टर या मुस्लिम आईएएस आईपीएस में 5 मुख्य पहचान होनी चाहिए। पहली, ये मुस्लिम की डॉक्टर हिजाब पहने हो। दूसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि उसके बाल ढके हुए हों। तीसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि सिर नीचे होना चाहिए। चौथी खासियत यह होनी चाहिए कि आंखें झुकी हुई होनी चाहिए। 5वीं विशेषता यह होनी चाहिए कि मेकअप नहीं होना चाहिए। सोचिए बदरुद्दीन अजमल की चिंताओं का लेवल क्या है। पहली चिंता यह है कि कैसे पता चलेगा डॉक्टर मुस्लिम है। दूसरी चिंता यह है कि यह कैसे पता चलेगा कि आईएएस आईपीएस मुस्लिम है। तीसरी चिंता यह कि दूसरों के मुकाबले फर्क कैसे नजर आएगा। अब आपको बदरुद्दीन अजमल के विचारों में गुथे हुए एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए। इन शब्दों को देखिए और सोचिए कि बदरुद्दीन के विचारों में किस तरीके की वैचारिक आग लगी हुई है। बदरुद्दीन का कहना है कि लड़कियों के बाल शैतान की रस्सी होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों का मेकअप भी शैतान की रस्सी होता है। बाजार में जाने से पहले उनका सिर ढका और आंखें झुकी होनी चाहिए। बयान का अगला हिस्सा और भी हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि साइंस लेकर पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, आईएएस आईपीएस बनो। अगर आप इन चीजों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे समझ आएगा कि मुसलमान डॉक्टर या मुस्लिम आईपीएस कौन है।
वो लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, फर्क का अंदाजा कैसे करेंगे? सोचिए, वो लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। इन बातों को सुनकर यह सवाल उठता है कि क्या पहनावा ही सब कुछ है? मुस्लिम पहचान ही सब कुछ है? पढ़ाई लिखाई मेहनत से हासिल किए गए मकाम का कोई अर्थ नहीं है? क्या धार्मिक पहचान के आगे शिक्षा का कोई वजन नहीं है? कम से कम यह गनीमत रही कि बदरुद्दीन अजमल ने पढ़ाई लिखाई का विरोध नहीं किया, लेकिन जो कहा वो अपने आप में विवाद की जड़ है। जिस तरह एक इन्फ्लुएंसर किसी के फैसलों पर प्रभाव डाल सकता है, उसी तरह बदरुद्दीन अजमल भी मुस्लिम समाज की सोच पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उनके इस अजीबोगरीब बयान की आलोचना हो रही है। इतना बेटी शैतानोर रोशी बेटीन शैतानोर रोशी बेटीन तो सूल शैतानोर रोशी बेटीन तो मेकअप शैतानोर रोशी बाजारों के लिए सूफ निसर हुई तो इस्लामी तालीम सूल पूरे मैट्रिक पढ़ो साइंस पढ़ो उनाफत्ती नहीं आईएएस करो आईपीएस करो नो फत्ती आईस टाइम जुदी माता दुपट्टा रखाई और ना अपना मुसलमान डॉक्टर पकड़े हर तो बदरुद्दीन अजमल की खास भाषा है, खास सोच है, खास विचार है, जिसमें हर शब्द के मायने अलग होते हैं, जिसमें हर डिग्री की अलग परिभाषा होती है। आज जब बदरुद्दीन अजमल ने डॉक्टर की बात की तो समझिए उनके लिए एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या रहा होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी। जो बातें उन्होंने कही उसके बाद तो यही लगता है कि उनके लिए एमबीबीएस में एम का मतलब मुस्लिम है, इसके बाद एमबीबीएस के पहले बी का मतलब बुर्का है और एमबीबीएस के दूसरे बी का मतलब उन बालों से है जिन्हें उन्होंने शैतान की रस्सी कहा। उन्होंने कहा कि बाल ढके हुए होने चाहिए और आखिरी अक्षर एस का मतलब सिर से है, जिसको लेकर उन्होंने जनसभा में कहा कि बाजार में मुस्लिम महिलाओं के सिर झुके हुए होने चाहिए। इनकी नजर में डॉक्टर वो नहीं जिसके पास दवा, इंजेक्शन, थर्मामीटर या फिर बीमारी चेक करने वाला कोई और यंत्र हो, बल्कि इनकी सोच के हिसाब से उसके पास हिजाब, बुर्का और मुस्लिमों वाला पहनावा होना चाहिए, ताकि भले ही मरीज की बीमारी का पता चले या ना चले, लेकिन यह जरूर पता चल सके कि डॉक्टर मुस्लिम है। खैर, बदरुद्दीन अजमल के बयान के बाद अब कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने कुछ मौलानाओं से भी इस मानसिकता पर बात की, क्या कहना है आप सुन लीजिए। अजमल ना तो देश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं, ना कोई मुफ्ती हैं, ना कोई इमाम है, ना आलिम है, ना मौलाना है, कुछ नहीं। बस देश के मुसलमानों को गुमराह करते हैं अपनी टीआरपी लेने के लिए। ऐसी नई बात पैदा नहीं करना चाहिए कि हिजाब जरूरी है या गैर जरूरी है। इसी नई सी बात हो गई कि इसमें कि आईपीएस आईएएस को हिजाब पहन के जाने से एक ही नया इशू बनेगा, नया मुद्दा बनेगा। तो हमारे हिसाब से तो ये बात अजमल साहब की मुनासिब नहीं है। चाहिए कि हिजाब एक शरई और खालिस मजहबी मामला है और इसका निफाज जो शरीयत ने किया है वो शरीयत के अनुयायियों और उनके मानने वालों के लिए किया है। ये मुतलक किसी के लिए नहीं कहा जा सकता कि पूरे भारत में रहने वाले जितने लोग हैं वो हिजाब पहने, ये कहना गलत है। अजमल साहब हेमंतो बिस्वा शर्मा के जूनियर पार्टनर, बीजेपी और अजमल साहब के बीच में एक तालमेल है, एक रिश्ता है, एक जुगलबंदी है। एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। अजमल साहब बीजेपी को ऑक्सीजन देते हैं, बीजेपी अजमल साहब को ऑक्सीजन देती है। वैसे बदरुद्दीन अजमल पहले भी अपने बयानों के कारण चर्चा में रह चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में उनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम चोरी, डकैती, रेप, लूट सभी अपराधों में नंबर 1 है, हम जेल जाने में भी नंबर 1 है। इस बयान पर विवाद के बाद सफाई देते हुए अजमल ने कहा था कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाते हैं, इसलिए पढ़ाई का महत्व समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। ऐसा लगता है उन्होंने इस बयान पर सफाई तो दे दी, लेकिन अपने मन में मौजूद वैचारिक गंदगी की सफाई नहीं की।
अगर करते तो शायद वो मुस्लिम डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस को हिजाब पहनने और सिर झुकाकर चलने की नसीहत बिल्कुल नहीं देते। अब आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि बदरुद्दीन अजमल आखिर इस तरीके के बयान बार बार क्यों देते रहते हैं। दरअसल अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण मुसलमानों में बदरुद्दीन अजमल काफी लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें नेता के साथ साथ इस्लामिक गुरु के तौर पर भी देखते हैं। इन पर सियासी विरोधियों की ओर से अक्सर बंगाली मुसलमानों के ध्रुवीकरण करने के आरोप लगते रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुसलमानों की आबादी करीब 34% है। इनमें बंगाली मुसलमानों का अच्छा खासा वोट बैंक भी है और प्रभाव भी है। बदरुद्दीन अजमल असम की धुबरी विधानसभा से लोकसभा के सांसद हैं। मुस्लिमों की राजनीति कर साल 2009, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। और सत्ता में अब हम आपको उस पश्चिम बंगाल के संदेश खली लेकर चलते हैं जहां 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला किया गया था। टीएमसी के नेता शेख शाहजहां के इशारे पर भीड़ ने ईडी के अधिकारियों को चुन चुन कर मारा था। लेकिन आज संदेश खली की फिजाओं में एक दहशत थी, लोगों के चेहरे पर डर था और यह डर बहुत अच्छा है। आज संदेश खली में किसी भी हाथ में पत्थर नहीं थे, बल्कि लोग हाथ बांधकर खड़े थे, क्योंकि आज प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ शेख शाहजहां के अड्डे पर पहुंचे थे। वैसे ममता बनर्जी की पार्टी का यह नेता पिछले 19 दिनों से फरार है। वो ना जाने ऐसे कौन से लापतागंज में छिपकर बैठा है जहां तक कानून के हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हमें यकीन है ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। फिलहाल हम आज की खबर पर लौटते हैं और उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाते हैं जब ईडी के अधिकारी पूरे तामझाम के साथ शेख शाहजहां के घर पर पहुंचे। इस दौरान जिसने भी ईडी का काफिला देखा, देखता रह गया, क्योंकि इस बार ईडी के साथ सिर्फ सरकारी गाड़ियां नहीं थी, बल्कि सेना के हथियारबंद जवानों से भरी एक और गाड़ी थी जो सुरक्षा के लिए मौजूद थी। इसलिए आज किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई गड़बड़ कर पाए। हम आपको उस इलाके की तस्वीर भी दिखा देते हैं जहां शाहजहां शेख रहता है। ऐसी तस्वीर शायद आपने कश्मीर में किसी ऑपरेशन के दौरान देखी होगी, जब किसी इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, यानी इलाके को सेना के जवान चारों ओर से घेर लेते हैं। आज संदेश खली को देखकर आपको कुछ ऐसा ही एहसास होगा। ईडी ने वहां क्या किया, ये बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज जब ईडी की टीम शेख शाहजहां के अड्डे पर पहुंची तो इस टीम में प्रवर्तन निदेशालय के 8 अधिकारी थे। उनके साथ करीब 25 गाड़ियों का काफिला था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 125 जवान थे और भारी भरकम संख्या में स्थानीय पुलिस भी थी, जिनकी संख्या 35 बताई जा रही है। इसलिए आज ना तो ईडी की टीम पर किसी तरीके का हमला हुआ, तो किसी ने उनकी तरफ आंख उठाने की कोशिश भी नहीं की। आज जब ईडी को करोड़ों के राशन घोटाले का आरोपी और टीएमसी का नेता शेख शाहजहां अपने घर पर नहीं मिला, तो उसके गेट पर लगे ताले तोड़े गए और घर में दाखिल होने के बाद गेट को अंदर से बंद कर लिया गया और पूरे घर को खंगाला गया। इसलिए आज वो तस्वीरें भी याद करने का दिन है जब 5 जनवरी को टीएमसी के नेता शेख शाहजहां की मौजूदगी में और उसकी शह पर रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया गया था। उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया था, सिर फोड़ दिए गए थे। उस वक्त भी हमने ईडी के घायल अधिकारियों की तस्वीरें आपको दिखाई थी। और आज का दिन है, इलाका भी वही है, जांच एजेंसियां भी वही हैं, लेकिन आज ना तो शेख शाहजहां दिखा और ना ही उसके गुर्गों की गुंडागर्दी दिखाई दी। अब प्रवर्तन निदेशालय ने शेख शाहजहां के घर को सील कर दिया है और उसके घर के बाहर इसी महीने की 29 तारीख को ईडी के सामने पेश होने का नोटिस लगा दिया गया। ये शेख शाहजहां कौन था? ईडी ने कोर्ट को बताया जब मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक अस्पताल में था तब उन्होंने अपने बेटियों की एक पत्र लिखा था। उस पत्र में तृणमूल नेता शेख शाहजहां की नाम था। ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी ये जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के रेशम दुर्नीति मामला में शाहजहां शेख के कोई लेन देन है कि नहीं, और ये जो पूरा मामला है, ये मामला के साथ ये शेख शाहजहां और ज्योतिप्रिय मल्लिक का क्या नेक्सस है, ये सब जानना चाहता है केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसी बारे में ये शेख शाहजहां का जो मकान है नॉर्थ 24 इन वेस्ट बंगाल, ये मकान का सुबह से तलाशी अभियान चल रहा है। This promise I was going to you about incident there, lack of certain arrest,
law will take its course. Law has taken its course. The appropriate action will be taken within the limits of the Constitution and the law, which empowers some certain powers and responsibilities on the governor. और अब हम आपको टीएमसी नेता शेख शाहजहां का एक छोटा सा बायोडेटा भी दिखा देते हैं, जिसके नाम पर पुलिस के रिकॉर्ड में एक छोटी मोटी क्राइम फाइल तैयार हो चुकी है। शेख शाहजहां ममता बनर्जी के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी है, जिला परिषद में मत्स्य पशु संसाधन का अधिकारी है, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष है। उत्तरी 24 परगना जिले में शेख शाहजहां का काफी दबदबा है। जब बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी तो शेख शाहजहां उनकी सियासी गाड़ी पर सवार था, लेकिन टीएमसी की सरकार आते ही उसने मौका देखकर पाला बदल लिया। इसके बाद सिस्टम में अपने दबदबे और पैठ के दम पर उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। नॉर्थ 24 परगना जिले में मछली फार्म पर कब्जा करके वो बैठ गया। आज की तारीख में वो कई ईंट भट्टे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक है और उसके पास करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया जाता है। लेकिन टीएमसी के नेता शेख शाहजहां की एक और पहचान है, और वो पहचान है राशन घोटाले के आरोपी की। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण में घोटाला हुआ। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट के मुताबिक ये राशन घोटाला करीब 100 करोड़ रुपए का है और दावा है कि घोटाले की करोड़ों की रकम हवाला के जरिए दुबई में भेजी गई। इस घोटाले में गरीबों को मिलने वाले राशन को खुले बाजार में बेचा गया। इसी मामले की जांच के लिए 5 जनवरी को भी ईडी ने संदेशखाली में शेख शाहजहां पर छापा मारा था, लेकिन तब उस टीम पर हमला कर दिया गया। इसके बाद ईडी ने शेख शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, लेकिन तब से ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल ये शेख फरार है। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया, अब आपको यह भी बता देते हैं। अक्टूबर 2023 में सबसे पहले ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया, क्योंकि जिस दौर में यह राशन घोटाला हुआ था उस वक्त ज्योतिप्रिय मलिक बंगाल में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। इसके बाद 6 जनवरी 2024 को ईडी ने बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को सिमुलटोला में उनके घर से गिरफ्तार किया। शंकर आध्या को बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है और इस कड़ी का एक और चेहरा इस वक्त ईडी के रडार पर है, जिसका नाम है शेख शाहजहां। लेकिन टीएमसी का यह नेता 19 दिनों से फरार चल रहा है। हालांकि ईडी जिस तसल्ली के साथ शेख शाहजहां को तलाश कर रही है, उससे उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। पश्चिम बंगाल आज खबरों में है, सिर्फ इसलिए नहीं कि शाहजहां शेख लापता है, बल्कि महत्वपूर्ण खबर यह है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन भी लापता होने वाला है। जिस इंडिया गठबंधन को 23 जून 2023 को धूमधाम से लॉन्च किया गया था, उस गठबंधन के अब पहिए धीरे धीरे निकल रहे हैं, दरवाजे निकल रहे हैं और सीटें भी उखड़ रही हैं। और इसकी शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से, जहां आज ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बस में चढ़ने से इनकार कर दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो दिल्ली में इंडिया गठबंधन वाली बस में चढ़ेगी, लेकिन पंजाब में नहीं चढ़ेगी, जबकि बिहार में भी बंगाल की तरह खेला होबे के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्लियर संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां आज इंडिया गठबंधन के टुकड़े टुकड़े होने का ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद किया। ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया तो वो थोड़े गुस्से में थी और उनकी बातों में थोड़ी तलखी भी थी। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने 4 बड़ी बातें कही, जिसमें पहली बड़ी बात यह थी कि उनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने नकार दिया है। दूसरी बड़ी बात यह थी कि बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय यात्रा की जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी साफ किया कि देश में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। एक बार सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर आगे बढ़ेंगे। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। अब सवाल है, जो ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर इंडिया गठबंधन को जोड़ने में लगी थी, उन्होंने अचानक इंडिया गठबंधन को बाय बाय क्यों कह दिया? कांग्रेस इस पर खुलकर तो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन 3 तरीके की बातें सामने आ रही हैं।
पहली बात ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कांग्रेस ममता की दया से राजनीति नहीं करती है, जबकि कांग्रेस के सहयोगी कह रहे हैं मतभेद को दूर करेंगे। अधीर रंजन चौधरी के बयान से नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेस आधिकारिक रूप से कह रही है कि लंबे सफर में कई बार समस्या आती है, लेकिन सफर जारी रहता है। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा। और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे। जब जब कोई पॉजिटिव बातचीत होती है, अधीर रंजन चौधरी साहब की तरफ से कोई बयान इस तरीके का आता है, ये सब बयानों से नुकसान होता है। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। एक गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था, पॉलिटिकली वायबल नहीं था। एक ऐसा नाम है इंडिया अलायंस, एक ऐसा नाम है ना जिसका कोई माजी है, ना नेता ना नीति है। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना, बस। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले, जो अपना जोट को नहीं रख सकते, जोट को नहीं जोड़ सकते, वो क्या देश को जोड़ेंगे? लेकिन संकट सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, पंजाब में भी है। यहां भी इंडिया गठबंधन के सदस्य आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक बार पंजाब के सीएम का बयान सुन लीजिए, फिर आपको बिहार लेकर चलेंगे, जहां से आज संकेत नहीं क्लियर संदेश आ गया है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। और अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, जो पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन के ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो कभी राहुल गांधी उन्हें फोन कर रहे हैं। दरअसल कल देर शाम केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्मतिथि है। इस मौके पर नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और 2 संदेश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग मान ली है, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दें, इसके बाद राज्य हित में जो भी करना होगा वो करेंगे। यानी एक तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी को खुला ऑफर दे रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो राज्य हित में फैसला लेंगे। तो क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल से नीतीश कुमार का अभी सीधा सामना नहीं हुआ है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए वो पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें तो नहीं लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बेटे को फोन किया। चलिए हम प्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिल से बधाई देते हैं। एक तरफ तो पीएम मोदी को नीतीश कुमार सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर मीडिया तक में जाकर बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया।
आजकल लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग इस बयान को लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही दूरी की तरह ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने परिवारवाद के लिए ना तो लालू प्रसाद यादव का नाम लिया और ना ही तेजस्वी यादव का, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं उससे इंडिया गठबंधन के लिए संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बताएं, उससे पहले नीतीश कुमार को आप थोड़ा सुन लीजिए। तो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं। तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद दे कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो सुना आपने, नीतीश कुमार को पीएम मोदी के फोन नहीं आने का मलाल था। वो इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी उन्हें फोन करें, लेकिन फोन नहीं आया। वैसे नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकरा चुके हैं। मकर संक्रांति पर लालू यादव ने उन्हें टीका भी नहीं लगाया था। कल राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुके हैं। इधर जीतन राम मांझी खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी कह रहे हैं कि कांग्रेस वक्त रहते नहीं संभली तो इंडिया गठबंधन को बचाना मुश्किल होगा। 4 फरवरी को बिहार में पीएम मोदी की रैली है। माना जा रहा है कि इससे पहले बहुत कुछ हो सकता है। नीतीश यू टर्न ले सकते हैं। और अब आते हैं पीएम मोदी के उस फैसले पर जिसने नीतीश कुमार के यू टर्न वाले एक्सपायर हो चुके कार्ड को फिर से रिचार्ज कर दिया है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर बिहार में अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले बड़े नेता रहे हैं। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी 27% है और 36% अति पिछड़ा वर्ग है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी पिछड़ों और अति पिछड़ों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। कुछ ही महीने बाद चुनाव है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस फैसले से बिहार और यूपी के एक बड़े हिस्से में अति पिछड़े बीजेपी की तरफ मुड़ सकते हैं। अति पिछड़े तो बाद में मुड़ेंगे, उससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ मुड़ने के संकेत दे रहे हैं। बीजेपी पीएम मोदी के इस फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रही है तो आरजेडी कह रही है कि हमने दबाव बनाया, इसलिए आज ऐसा हुआ। मैं कांग्रेस की सरकार थी, उसके गोद में खेलते रहे, क्यों नहीं दिला दिए? लालू यादव बरसों से कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, क्यों नहीं दिला दिए? ये समस्त पिछड़े अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। ये जनता दल यू की बहुत लंबी मांग थी। कांग्रेस के साथ आप जब केंद्र में सरकार बनाए, सरकार में सम्मिलित रहे, उसमें क्यों नहीं फैसला लिए? क्यों नहीं लिए? इसलिए कि आप कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान नहीं करना चाहते थे, उनको सम्मान नहीं देना चाहते थे। आप यदि कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी का एक मॉडल है भागीदारी को लेकर के, उससे जोड़ करके ही तो हम लोग यह बात कह रहे हैं कि आप जनगणना कराइए। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो अब बिहार पर हमारी खास नजर रहेगी
अगले कुछ दिनों में हम वहां जो बहुत कुछ हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे और जो कुछ भी होगा उस पर सत्ता की राजनीतिक कुंजी आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे।